तो जैसा पिछले पेपर में बताया था वैसा ही आया। तो सोशल साइंस के पेपर में भी वही आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। वादा है मेरा 25% आपका इस आज की क्लास से आने वाला। 2 क्लासेस में पहले दे चुका था। ये महासंग्राम की तीसरी सीरीज है, ध्यान से सुनना। 25 मिनट लगभग इस वीडियो में लगेंगे, तो आप लोग बड़े शांति से ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां किसी प्रकार का हल्ला ना हो। वीडियो को लाइक कर लें, पॉजिटिव माइंडसेट से बैठ जाएं जिससे सुनते ही याद हो जाए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप प्लानिंग कर लो कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है पेपर के, तो 4 घंटे में सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन आने हैं वो सबसे ज्यादा आने इस अध्याय से, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और इस अध्याय से आना भारत में राष्ट्रवाद। तो ये पहली पुस्तक का 7वां अध्याय और दूसरी पुस्तक का भारत में राष्ट्रवाद। इन दो का बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें से 7-7 नंबर का आना है, बाकी किसी से 4 और 3 और 2 ऐसे आना है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं ये देख लीजिएगा। बाकी मैंने जो कुछ क्वेश्चन चुने थे कि जैसे संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन की परिभाषा मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति जो करे वो है संसाधन। संसाधन के अलग अलग उत्पत्ति के आधार पर, उपभोक्ता के आधार पर भेद थे। ये उत्पत्ति के आधार पर का आपको ध्यान देना है। इसके बाद अपन बात करेंगे उपयोग के आधार पर, नवीन और अभिनव करने के आधार पर। संरक्षण क्या चीज है ये भी आप देख लें। उत्पत्ति क्या, ये सारी चीजें हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामूहिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। खैर, अब एक मिट्टी का था जो 6 प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, तो यहाँ आपको ध्यान नहीं देना है। एजेंडा 21 क्या है ये पूछ सकते हैं। तो क्या हुआ था, ब्राजील एक देश, वहाँ की राजधानी रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर लगभग 172 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिस पर यह डिसाइड किया गया कि जो पृथ्वी की प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ डिफाइन भी किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। दीर्घकालिक विकास उपक्रम नामक नीतियों के आधार पर नीतियों बनाने के लिए, नगर परिषदों का मार्गदर्शन करने के लिए एजेंडा 21 कार्यक्रम, ये उपक्रम 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व कप पर्यावरण और सतत विकास पर बनाए गए थे। ठीक है, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ ही। इसमें लगभग 172 देशों ने भाग लिया। 1992 में हुआ था। इसका उद्देश्य था कि दीर्घकालिक विकास उपक्रम नामक नीतियों का बेहतरीन तरीके से उपयोग एवं पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ पृथ्वी की बचाव के आधार पर यह एजेंडा बनाया गया। 21 का मतलब है इसमें 21वीं शताब्दी, यानी 21वीं शताब्दी में हम कैसे क्या करें। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मृदा अपरदन एवं चादर अपरदन किसे कहते हैं। तो मृदा अपरदन नॉर्मली मिट्टी का अपरदन होना, और चादर अपरदन यानी ऊपरी परत का पूरा एक साथ अपरदन निकल जाना, ये चादर अपरदन है। दोनों ही लगभग समान है, पर मृदा अपरदन में बीच बीच की मिट्टी निकल सकती, चादर अपरदन में एक साथ पूरी परत निकलना होता है। इसके बाद आप इसे पढ़ सकते हैं, बहते हुए जल, हवा, जीव जंतुओं और मानव क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत। ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं, ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। उड़ जाना, कट जाना, बह जाना, उड़ जाना या अन्यत्र रूपांतरित हो जाना, बदल जाना, ये सब क्या कहलाता है, मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। जब किसी विस्तृत क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाए, बहुत बड़े क्षेत्र की ऊपर की मिट्टी पूरी घुल के साथ में बह जाए बाढ़ आदि के कारण, तो उसे कहते हैं चादर अपरदन। अगला प्रश्न है, सकल कृषि क्षेत्र क्या है। ये भी अच्छा प्रश्न है। सकल कृषि क्षेत्र क्या है भारत में, कौन सी। तो किसी दिए गए वर्ष में, यानी मान लो 2020 है, में एक बार या कई बार बोया गया कुल क्षेत्रफल, एक ऐसा स्थान जिसे साल में 2 बार बोया गया, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना, तो सकल कृषि उत्पाद कहलाता है। कह रहे हैं किसी एक वर्ष में एक बार या कई बार बोया गया कुल क्षेत्रफल ही सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। सीधी बात यह है कि भारत में जितनी भी जमीन में 2020 में जमीन में खेती की गई वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाएगा, या किसी भी उसमें। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योगों को उदाहरण से बताइए। पहले तो ये समझ लें कृषि आधारित उद्योग क्या क्या है। जैसे कृषि से तेल, सरसों निकलता है तो सरसों से तेल बनाया जाएगा, तो ये तिलहन का उद्योग हो गया। इस प्रकार से जूट निकलता है जिससे रस्सी बनती है, तो ये कृषि आधारित हो गया। फल सब्जियों पर आधारित हो गया, जूस बनाने वाला उद्योग हो गया। कपास कपड़ा का उद्योग कृषि आधारित है। गुड़ एवं खंडहारी ये भी कृषि आधारित। होटल का कई उद्योग कृषि आधारित है। इस प्रकार से बहुत सारे उद्योग लिख सकते हैं। भारत में कृषि के प्रकार एवं उनकी ऋतुओं के नाम, तो बहुत सारी कृषियाँ खेतियाँ जैसे स्थानांतरित खेती पूर्वी भारत में ज़्यादा होती है, यानी एक जगह करती फिर दूसरी जगह करते हैं। रोपण कृषि जैसे चाय का, नारियल का होता है, जिसमें रबर, चाय, मसाले का होता है। पट्टी कृषि कहलाती है
और एक निर्वाह खेती देहाती और गहन खेती, पट्टी किसी में पट्टियां बनाई जाती हैं। क्षेत्र इस प्रकार से एक और है, क्षेत्र फसल उगाई और काटी जाती, वह क्षेत्र, ये ध्यान रखना, वह क्षेत्र जहां फसल उगाई और काटी जाती, जैसे ये खेत है, यहाँ पर कोई फसल बोई गई, उगाई गई और काटी गई, तो ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, ये क्षेत्र कहलाएगा बोया क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ फसल उगाई और काटी जाती है। ये है पट्टी कृषि का चित्र। देखो यहाँ पर क्या किया है, बीच बीच में ऊंची ऊंची दीवार मिट्टी की ही पट्टी बना करके ऊपर घास उगा दी गई है। अब बीच में कुछ उगाया जाएगा, जिसलिए बीच में जो भी उगे उसको हवा न लगे, मान ये वाली जो ऊंची दीवारें हैं ये उस हवा को रोकेंगी, तो ये पट्टी कृषि कहलाती है। इस कृषि में बड़े खेतों की पट्टियों में बांधा जाता है, बड़े जो खेत है इसको पट्टियों में बांटा गया, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई, ये घास की पट्टियां उगाई, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। अब कोई हवा चलेगी तो ये वाली घास की पट्टी उस हवा को रोक लेगी, बीच में जो कुछ उगाया गया है उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, तो ये पट्टी कृषि कहलाती है। अगला है समोच्च या ढाल की कृषि, क्या कहलाती है, समोच्च कृषि कहलाती है ढाल वाली भूमि पर समान रहेगा, यानी कोई ढाल वाली ऐसी जमीन है जो पहाड़ी जमीन है उतरती हुई है, तो वहाँ कैसे बोएंगे, तो वहाँ क्या करेंगे, ऐसी ऐसी रेखाएं बना देते हैं और उन पर फिर पानी रोकते हैं, तो यहाँ पर खेती होगी, यहाँ पर खेती होगी, तो ये समोच्च कृषि कहलाती है। अगला प्रश्न है रबी और खरीफ, ये पहले ही बता चुका था। इसके बाद कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई दो योगदान लिखिए, तो लगभग पूरी भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का 14% योगदान है पूरी जीडीपी में, जीडीपी में 14% योगदान कृषि का है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने लायक है कि कृषि के कोई दो योगदान है, तो एक तो पूरी जीडीपी में योगदान, दूसरा पूरा देश इससे खाता है, कई प्रकार के उद्योग ही चलते हैं, प्राथमिक उद्योग यही है। रोपण कृषि की कोई 4 विशेषताएं लिखना है, तो इसमें सब नंबर 1 अधिक पूंजी, अधिक पैसा यानी निवेश पूंजी एक ही बात है, उच्च प्रबंधन चाहिए, तकनीकी आधार चाहिए एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह एक फसली कृषि है, यानी साल में एक ही फसल देती है। एक विशेषता ये हो गई, एक विशेषता अधिक पूंजी हो गई, उच्च प्रबंधन हो गई, तकनीकी आरक्षण, इस प्रकार से ये हो गई अपनी कौन सी रोपण कृषि। नारियल, रबर, कहवा, मसाले सब कुछ इसमें आते हैं ये अपनी रोपण कृषि में। अगला है विनिर्माण उद्योग और उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, जब कच्चे माल को, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, विनिर्माण उद्योग क्या कहलाता है। जैसे मैंने आम की फसल उगाई, तो अब आम की फसल से मैंने जो जूस बनाया और जूस को बोतलों में भरकर कई दूसरे शहरों में बिकवाया, तो ये जो मैंने आम से जूस बनाकर बोतलों में भरा, ये कहलाता विनिर्माण। यानी जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन हो और किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या बृहत रूप में सेवा हो। नॉर्मल सा यही समझ लीजिए कि कच्चा माल है, जैसे आम है, आम कच्चा नहीं है, कच्चा माल से मतलब है कैसा भी आम हो, पका है कच्चा, तो कच्चा माल यानी नेचुरल। तो कच्चे माल का मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अब उसे आपने जूस बनाकर बॉटल में पैकिंग कर दी और वो मूल्यवान हो गया, अब उसे बड़े स्तर पर बनाया और बेचा भी, तो ये कहलाता विनिर्माण उद्योग। यह लकड़ी है, लकड़ी नॉर्मल पेड़ में लगी हुई, पेड़ सूख गया, आपने काटा, उसकी फर्नीचर बनाई, टेबल बनाई और उसे फिर मार्केट में जाके बेचा, तो ये जो बनाना है ये कहलाता विनिर्माण। अगला है विनिर्माण का यूं अर्थ समझ लीजिए विशेष रूप से निर्माण। प्रकृति ने पेड़ का निर्माण किया, फसल का निर्माण किया, अब मनुष्य ने उसे अपनी अपेक्षा से विशेष रूप से निर्माण किया। अगला पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये बिल्कुल जरूर याद कर लें, आता रहता है क्वेश्चन। जिस तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक, दो प्रकार के घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। दो प्रकार के घटक हैं, जैविक और अजैविक, दोनों एक दूसरे के सहयोग से उन्नति करते हैं, वह जैविक पारिस्थितिक तंत्र है। जैविक एवं अजैविक तत्वों का सकल योग होता है जो एक क्षेत्र के अंदर निवास करता है। इसका चित्र भी मैंने यहाँ पर बना दिया है, तो यहाँ पर जैसे हो गई प्राथमिक उत्पादक घास हो गई और ये मिट्टी हो गई, तो इसे मान लिया अजैविक घटक। अब ये सारे जैविक घटक हो गए। प्राथमिक उपयोग उत्पादक घास हो गई क्योंकि मिट्टी से घास होगी, घास से टिड्डे ने खाया, टिड्डे को चिड़िया ने, चिड़िया को इन्होंने, तो इस प्रकार से एक दूसरे का पूरा पारिस्थितिक तंत्र चलता रहता है। अगला जैव विविधता क्या है, ये भी याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है। यहाँ पर जैव में जैव का मतलब है जीवन और विविधता यानी विभिन्नता, तो जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद, यानी जो पृथ्वी है वहां पर मौजूद
जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। यानी जो जीवन है पृथ्वी पर, जैसे शेर है, टिड्डी है, मधुमक्खियां हैं, आदमी, हाथी है, और कई प्रकार के, लाखों प्रकार के पेड़ हैं, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, तो ये जीवन की कई प्रकार के जीव जंतुओं का एक साथ पृथ्वी पर पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। वही जैव यानी जीवन, और जीवन की विविधता, जीवन की विविधता, ये स्पष्ट हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है भाई, वन्य जीव संरक्षण जो 1972 में लागू हुआ, इसका क्वेश्चन बन सकता है। अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने और अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। होता क्या था, वन के शेर या जो हाथी, उनको मार करके उनकी चमड़ी को बेचा जाता था और पैसा कमाया जाता था। इससे जो जानवर है वो मारे जा रहे थे, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान हो रहा था। तो क्या किया, एक कानून लाया गया जिस कानून के तहत अगर कोई तस्करी करता हुआ पाया जाता जानवरों की, अवैध शिकार करता जानवरों को मारता है, तो उसको दंड दिया जाएगा। और ये दंड का प्रावधान किस जीव को मारने पर क्या दंड रहेगा, ये सारा का सारा 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में आया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं। तो उद्योग से होने वाले प्रदूषण को औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। जैसे उद्योग यानी कारखानों से निकलने वाला जल नदियों के जल को प्रदूषित करता है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है, तो औद्योगिक प्रदूषण हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूचना का एकत्रीकरण, भंडारण, यानी अलग अलग जगहों से सूचना को लेना और उसे एक जगह रखना। जैसे किसी ने बताया कि वहाँ पर आम उग रहे हैं, किसी ने बताया वहाँ केला उग रहा है, किसी ने बताया वहाँ फैक्ट्री लगी है, तो आम और केला और फैक्ट्री की सूचना ली, एक जगह रखी और फिर उसका उपयोग किया, प्रोसेसिंग और प्रसार का प्रयोग किया। यानी फिर आम को वाले को और केले वाले को उस फैक्ट्री में भेज दिया, तो उस फैक्ट्री ने केले के चिप्स बनाए, आम का जूस बनाया और फिर वहाँ से वो दुकानों में भेजा गया। तो ये सूचना के माध्यम से ही तो हुआ। तो सूचना का इकट्ठा करना और फिर उसको एक जगह रखना और फिर उस पर काम करना, प्रचार और प्रयोग करना सूचना का, ये कहलाता सूचना प्रौद्योगिकी। ये तो मैंने बहुत बेसिक सा उदाहरण दिया, कंप्यूटर के क्षेत्र में अलग उदाहरण रहेगा कि विभिन्न क्षेत्रों से सूचना को लेकर टाइप करके रखा गया आदि आदि। डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम है जिसे केंद्र सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया। डिजिटल भारत सिंपल सी बात है, डिजिटाइजेशन यानी सुदूर गांव आदि में भी ज्ञान का प्रसार हो, भारत सशक्त बने, अर्थव्यवस्था में बदलाव हो, इसलिए किया। डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना, ये ध्यान रखना है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट आदि का बढ़ावा देना है। इंटरनेट रहेगा तो क्या होगा, लोग घर पे पढ़ पाएंगे, अपने सवालों के उत्तर जान पाएंगे, बैंक उनके घर में ही काम कर पाएगा, मोबाइल चलेगा तो वो और भी सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगला है 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया, ये ध्यान रखना है 1 जुलाई 2015। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में अंतर लिखना है। बड़ा सिंपल है, राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं और राज्य महामार्ग राज्य स्तर की महत्वपूर्ण की सड़कें हैं। नॉर्मल सी बात, राष्ट्रीय मार्ग देश के विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ती है, देश के विभिन्न राज्यों को जो आपस में जोड़ो, राष्ट्रीय राजमार्ग। और राज्य महामार्ग एक राज्य के जिलों तथा प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ते हैं, तो वो राजमार्ग हो गए। राष्ट्रीय महामार्ग की देखभाल, रख रखाव तथा निर्माण, ये ध्यान रखना है, का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण कौन देखता है, तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और राज्य मार्ग महामार्ग का निर्माण कर रख रखाव राज्य सरकार करती है। इसका केंद्र सरकार यूं समझ लीजिए, अगर भूल भी जाएंगे केंद्रीय लोक निर्माण तो आप केंद्र सरकार लिख सकते हैं। इसके साथ इसका देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसका राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख नगरों को निकट लाते हैं और ये एक सूत्र में जिलों को बांधते हैं। सिंपल सी बात है, राज्य में होने वाले राज्य मार्ग, राष्ट्र में होने वाले राष्ट्र मार्ग, ऐसा आप कंफ्यूजन में लिखें पर इसको समझ लें, क्योंकि जहां राष्ट्र है, राष्ट्र के अंदर ही राज्य है। तो आप यूं समझें कि राष्ट्र की महत्व की बातों या महत्व को दिखाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य के महत्व को और राज्य जो बना है वो कई जिलों से मिलकर के बना है और जो राष्ट्र बना है वो कई राज्यों से मिलकर बना है। तो विभिन्न राज्यों को जोड़ने वाला है राष्ट्रीय राजमार्ग और विभिन्न जिलों को जोड़ने वाला है वो
राज्य मार्ग है, ये याद रखना है। और इसका निर्माण कौन करता है? राज्य मार्ग का निर्माण राज्य सरकार, और केंद्रीय राष्ट्र मार्ग का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। इसके बाद जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन में क्या अंतर है? जल परिवहन जल में होता है, स्थल परिवहन धरती पर होता है, और पाइपलाइन परिवहन यानी पाइप के माध्यम से कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना। पाइप के माध्यम से तरल वस्तु को ले जाया जाए, जैसे तेल है ना, पाइपलाइन के माध्यम से। गैस भी आजकल पाइपलाइन के माध्यम से जाती। सूरत में जो टंकी के माध्यम से गैस नहीं होती। अब भारत किन वस्तुओं का आयात और किन का निर्यात करता है, तो ये लिस्ट है। हम लोग जो दूसरे देशों को भेजते हैं वो चमड़ा भारत से दूसरे देश जाता है। पेट्रोलियम के बाद उत्पाद होने वाली कुछ वस्तुएं जाती। रत्न और आभूषण हम विदेश में भेजते हैं। मोबाइल के कुछ ऑटोमोबाइल के उपकरण हम भेजते हैं। फार्मास्यूटिकल उत्पाद जो मेडिकल से संबंधित हैं वो उत्पाद बेचते हैं। और डेयरी के उत्पाद भी हम लोग दूसरे देशों में बेचते हैं। आता क्या क्या है हमारे देश में? आयात कच्चा तेल खरीदते हैं हम, रूस से खरीदते हैं, अरब कंट्रीज से खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, मोती, मशीनें, वनस्पति तेल और सैन्य उपकरण, ये नहीं लिखा है यहाँ पर, सैन्य उपकरण भी हम आयात करते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज, ये मैं बता चुका था। 4 शहर हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में, चेन्नई है, कोलकाता है, दिल्ली है और यहाँ पर अहमदाबाद है। चेन्नई, कोलकाता, पुणे और दिल्ली, अहमदाबाद नहीं। अगला प्रश्न है आयात शुल्क से क्या आशय है? दूसरे देश से हम जो वस्तु मंगा रहे हैं, तो उस देश से जो मान लो चाइना से हमने एक खिलौना मंगाया जो 10 रुपए का आया, तो भारत सरकार उसमें 2 रुपए की शुल्क लगाएगी, तो वो खिलौना भारत में आते आते 12 रुपए का हो जाएगा। तो दूसरे देशों से आई हुई वस्तु पर भारत सरकार कर के रूप में जो शुल्क लगाती है वो आयात शुल्क कहलाती है। आयात शुल्क यानी एक कर, और ये कर कौन लगाता है? केंद्र सरकार। किस पर लगाता है ये कर? विदेश से कोई वस्तु यदि अपने देश आई है तो आयात शुल्क हो गया। राजनीतिक दल क्या है, इनके गुणों को लिखिए और गठबंधन सरकार बताइए। तो ये पहले तो राजनीतिक दल समझ लें। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट होता है, एक ग्रुप है। राजनीतिक दल क्या है? एक संगठित ग्रुप है जिनके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास करते हैं, यानी एक समान विचारधारा वाले राजनीतिक समूह को राजनीतिक दल कहते हैं, या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। यह दल चुनाव में, अब ये ध्यान रखना है, यह दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवाकर दल के कार्यक्रम को लागू करते हैं। जैसे मेरा कोई दल है और मैंने मेरे जैसी सोच रखने वाले मैंने 10 लोगों को और इकट्ठा किया और मैंने अपना उम्मीदवार उतारा कि चुनाव में मेरा उम्मीदवार खड़ा होगा। अब हमने मेरा उम्मीदवार यदि जीत गया तो मेरी जो सोच है वह मैं उस शहर में या उस क्षेत्र में लागू करूंगा कि शिक्षा का बढ़ावा होना चाहिए, लोगों को स्वस्थ और स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए, इस प्रकार से। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ बातें यहाँ दी गई हैं, तो ये जरूर देख लें क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। तो एक तो ये ध्यान रख लें कि 1915 के पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहीं पर बैरिस्टरी कर रहे थे। 1915 में वो वापस भारत आए और 1 अगस्त 1920 को उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। इसके बीच में चंपारण, मुजफ्फरनगर आदि में आंदोलन भी किया, पर ये 1920 में असहयोग आंदोलन किया। और उसी समय एक बारडोली में भी आंदोलन हुआ था, तो बारडोली का आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने, बा से बारडोली, बा से वल्लभ। फिर इसके बाद अबिंद्रनाथ का ये भारत माता का जो चित्र हम लोग देखते हैं उसको थोड़ा और अच्छा बना दिया गया है, पर भारत माता की जो छवि बनाई थी वो अबिंद्रनाथ ने बनाई थी। खैर इसका गांधी जी से संबंधित नहीं है, पर ये ध्यान रखना 1915 महात्मा गांधी भारत आए, 1920 में एक असहयोग आंदोलन चला। 1923 में एक स्वराज पार्टी बनी जो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू के पिता। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चला और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा दांडी यात्रा से हुई, नमक कानून तोड़ो, ठीक है। फिर एक 1931 में गांधी इरविन पैक्ट। अब ये समझ लेना गांधी जी देश की आजादी के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं ये यहाँ पर बताया गया है। तो 1915 में तो जब वो वापस आ गए तो 1918-19 में भी छोटे मोटे आंदोलन चले और 1920 में असहयोग आंदोलन चला। फिर 1923 में उन्हीं के समय पर एक पार्टी बनी स्वराज पार्टी, जो इन दो लोगों ने बनाई थी, जो गांधी जी को बहुत ज्यादा नजदीक नहीं थे, बाद में नजदीक हो गए। 1930 में एक दांडी यात्रा के थ्रू सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1930 के बाद उस समय एक लॉर्ड इरविन थे जो वायसराय थे, उनके साथ गांधी जी का समझौता हुआ 1931 में,
और 1932 में अम्बेडकर जी और गांधी जी की पूना में बात हुई, तो वो पूना पैक्ट या पूना समझौता कहलाता है। तो 1931 को गांधी इरविन समझौता, 1932 इस समझौता से अम्बेडकर जी सहमत नहीं हुए, तो 1932 को अम्बेडकर जी और गांधी जी की बात हुई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई, याद रखना। इसका भी वीडियो मैंने पहले बनाया था। भगत सिंह का एक डायलॉग याद रखना, उनका जो नारा था वो इनकलाब जिंदाबाद था। चोरा चोरी कांड और सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी याद रखना। फिनिशिंग सेंटर किस शहर के लिए कहा गया, तो फिनिशिंग सेंटर कहा गया था लंदन को। स्पेनिंग यानी एक मशीन थी जो कताई बुनाई का काम करती थी। हुकुमचंद को नाम है, हुकुमचंद जैन एक इंदौर के बहुत बड़े व्यापारी थे। और बंदरगाह, सूरत का बंदरगाह भी याद रखना कि सूरत में एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में आता है। कैनोल कॉलोनी किसे कहते हैं ये भी बताया था। तो क्या हुआ कि पंजाब के नीचे जब हम और हरियाणा राजस्थान में आते तो यहाँ का क्षेत्र में पानी नहीं था, बहुत पहले की बात है। तो यहाँ पर नहरों के माध्यम से पानी लाने के लिए व्यवस्था करनी थी। अब जब बहुत बड़ी नहर बनानी है तो लोग भी बहुत चाहिए। उस समय तो जेसीबी और मशीनें चलती नहीं थी, तो पहले वहाँ लोगों को बसाया गया कि आप लोग यहाँ रहें, और रहेंगे तो फिर आप खुदाई करेंगे और नहर बनेगी। तो भारत की अंग्रेजी सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, नहरें बनाई। अब नहरें ऐसी तो बनेगी नहीं कि नहरें बनाओ, नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। इसके लिए उन्होंने नहरें बनाई। नई नहरों वाले प्रदेशों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। अब जहां नहरें बनानी थी तो वहां मजदूर चाहिए, तो पंजाब वाले के क्षेत्रों को लोगों को लाया और कहा यहाँ आप रहो। वहां रहे वो, और वहां से फिर नहर बनना शुरू हो गई और वहीं पर वो रहने लगे। तो ये कैनल कॉलोनी वो हैं जो नहरें बनाने के लिए मजदूर वर्ग या कई प्रकार के लोगों को वहां पर बसाया गया जिससे नहरें बन सकें, इसलिए इनका नाम कैनल कॉलोनी बन गया। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। जब विश्व के विभिन्न देशों का आपसी संबंध बना करके लोगों और देशों की तरक्की के लिए काम किया जाए, अर्थव्यवस्थाएं जब मिलकर काम करें एक दूसरे के लिए, तो ये वैश्वीकरण है। सेठ हुकुमचंद जो इंदौर के थे और जमशेद जी टाटा के बारे में आ सकता है। औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं, और इंग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन की क्रांति क्यों हुई। एक आंसर तो यही है कि औद्योगिक उत्पादन की क्रांति इंग्लैंड में हुई, और औद्योगिक उत्पादन उद्योगों के माध्यम से प्राकृतिक माल को या कच्चे माल को उपयोगी बनाना ही औद्योगिक उत्पादन है। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, यानी जहां पर छपाई लिखाई पुस्तकों की, न्यूज़पेपर्स की हो और लोगों तक सूचना पहुंचे, ये मुद्रण क्रांति है। पांडुलिपि क्या है, ये प्रश्न बन सकता है। तो आप यूं समझ लीजिए, हाथ से लिखे हुए दस्तावेज। अगर कोई दस्तावेज मशीन से छापा गया तो पांडुलिपि नहीं है, तो हाथ से लिखा गया दस्तावेज पांडुलिपि है। इसके बाद कागज का आविष्कार जो 13वीं शताब्दी में हुआ था, 13 कागज, और जो कब हुआ था, चीन में, याद रखना 13 कागज चीन। फिर इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो देश की सीमाओं के भीतर यानी किसी देश में विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, सभी प्रकार की सेवाएं वस्तुओं का उत्पादन जो 1 वर्ष में हुआ हो वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है किसी देश का। तो ये आप याद रखें, किसी देश का 1 वर्ष के अंदर हुआ उत्पाद और सेवा आदि सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, वही उसका मौद्रिक मूल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनरेगा का पूरा नाम, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे तो राष्ट्रीय, फिर उन्होंने गांव के लिए काम किया तो ग्रामीण, फिर उसके बाद रोजगार दिलाया उन्होंने और गारंटी दी रोजगार की। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके बाद राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका लिखी। तो राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका ये कि राष्ट्र निर्माण में अनेक प्रकार के रोजगार उत्पन्न होते हैं, कई लोगों के जीवन अच्छा हो जाता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, सीखते हैं, ये राष्ट्र निर्माण में क्षेत्रों का योगदान है। विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता का बंटवारा कर देना, जिससे विकेंद्रीकरण में सत्ता या फिर सत्ता में निर्णय लेने की क्षमता को विभिन्न लोगों को दिया जाता है, ये कहलाता है विकेंद्रीकरण। तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण से रोजगार नहीं उत्पन्न हो पाते हैं, और क्योंकि अधिक जनता के लिए अधिक रोजगार देना इतना सामान्य सरल नहीं होता है, इतनी मशीनरी इतने संसाधन नहीं जुटाए जा सकते हैं, इसलिए बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण की संसाधन और ट्रेनिंग कुशलता आदि
अचानक से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ती है किससे? बढ़ती जनसंख्या से। तो बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है? बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी को कई प्रकार से प्रभावित करती है। एक तो ये है अधिक जनसंख्या और कम संसाधन से बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरा, अधिक जनसंख्या अगर होती है तो कुशलता की कमी हो जाती है, पर मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, लक्षण और गुण कम हो जाते हैं। उसके बाद विदेशी निवेश क्या है? दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम। तो विदेशी निवेश यानी किसी देश में दूसरे देश का पैसा आकर लगना विदेशी निवेश। और दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अडानी लिख दीजिए, टाटा लिख दीजिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, क्रोमिको लिख दीजिए। एक कृषि, जो प्राथमिक उद्योग कृषि कहलाते हैं, द्वितीय औद्योगिक, तीसरा तृतीय कहलाते हैं। इस प्रकार से आज की वीडियो हमने देखा। 3 नंबर के क्वेश्चन भी अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।